हम सबके ज़िंदगी में एक शर्मा जी का लड़का तो होता ही है, जिसके साथ हमेशा हमारे पेरेंट्स हमारी कंपैरिजन करते हैं कि देखो वो तुमसे बेहतर कर रहा है, तुम क्यों नहीं कर पा रहे। और ये कंपैरिजन की फ्रीक्वेंसी तब ज़्यादा बढ़ जाती है जब कोई रिजल्ट आता है या फिर हमारे पेरेंट्स के हाथ में हमारा रिपोर्ट कार्ड होता है। ठीक उसी तरह कंट्रीज़ का भी हमेशा कंपैरिजन होता है बेहतर कंट्रीज़ के साथ, और कंपैरिजन की फ्रीक्वेंसी तब ज़्यादा बढ़ जाती है जब कोई इंटरनेशनल रिपोर्ट, रैंक, इंडेक्स या डेटा रिलीज़ होता है। तो आज की वीडियो में हम पीजीटी और नेट के लेवल में जो आने वाले डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन है उसके ऊपर हम नज़र डालेंगे, तो जुड़े रहिए। तो आज का जो पहला टॉपिक है हमारा वो है इंडिया का क्या स्टैंडिंग है इंटरनेशनली व्हेन इट्स कम टू इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। ठीक है, तो पहला हमारा क्या है, इंडिया या हाँ, तो इंडिया इंपोर्ट्स अराउंड 6000 कमोडिटी फ्रॉम 140 कंट्रीज। तो इंडिया क्या करती है, 6000 प्लस कमोडिटीज़ बाहर से मंगवाती है हमारे कंट्री में। ठीक है, और 140 प्लस कंट्रीज से हमारी ये चीज़ें आती हैं इंटरनेशनली। ओके, तो अगला हमारा स्टैंड क्या है एक्सपोर्ट के मामले में। एक्सपोर्ट में हम क्या करते हैं, 7000 प्लस 7500 प्लस कमोडिटी हम क्या करते हैं, देश से बाहर भेजते हैं दूसरे कंट्री। इतने सारे कंट्री को हम 7500 चीज़ें, टाइप की वैरायटी ऑफ चीज़ों को हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। सो अगला हमारा क्या है क्वेश्चन, टॉपिक है एक्सपोर्ट्स गुड्स एंड सर्विसेज एस्टिमेटेड टू अराउंड दिस 776 बिलियन। इतने रुपीज़ का क्या करते हैं हम, एस्टिमेट हमारा एक्सपोर्ट होता है। ये जो जितने भी इतने सारे कमोडिटीज़ है इसकी वैल्यू इतनी है ऑलमोस्ट। ठीक है, इतनी वैल्यूएशन की हम क्या करते हैं, लास्ट ईयर हमने इतना लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमने इतना ज़्यादा क्या किया, इतना क्या हमने एक्सपोर्ट किया, गुड एंड सर्विसेज सबको मिला के। ओके, तो टॉप एक्सपोर्टर ऑफ इंडिया आर, हमने ये सब मैक्सिमम ये सब चीज़ें हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें से रिफाइंड पेट्रोलियम है। हम ये पता है इंडिया क्या करता है, क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करता है, लेकिन उसको रिफाइन करने के बाद जो पेट्रोलियम के जो बाई प्रोडक्ट्स है उनको बेच के इंडिया बहुत पैसा कमाता है। तो ये वैसी वाली चीज़ होगी, जब इंडिपेंडेंस से पहले ब्रिटिशर्स क्या करते थे, हमारे यहाँ से कॉटन कॉटन खरीदते थे, उसको ले जाके यहाँ पर ही फिर हमें फिनिश्ड प्रोडक्ट हाई प्राइस में बेचते थे। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन है। हम क्या करते हैं, पेट्रोलियम खरीदते हैं, पेट्रोलियम को रिफाइन करते हैं और उसको पेट्रोलियम प्रोडक्ट करके बेचते हैं। तो दिस इज थिंग, तो इसमें कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है। ओके, डायमंड्स हमारे सूरत में ऐसे बहुत सारे, गुजरात में ऐसे डायमंड फैक्ट्रीज है, और आजकल आर्टिफिशियल डायमंड भी बना के इंडिया में बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है टू फुलफिल द मार्केट डिमांड। और पैकेज मेडिकेटमेंट और ज्वेलरीज, राइस भी बहुत ज़्यादा इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है अपने चारों तरफ वाले कंट्रीज़ को। अपने ऑलमोस्ट बहुत सारा राइस हम प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत है, मतलब कि एडिक्वेट है जितना कि राइस प्रोडक्शन के लिए चाहिए। एक्सपोर्ट मोस्टली टू यूएस। ओके, हमारा एक्सपोर्ट मैक्सिमम यूएस में होता है। तो ये हमारे टॉप 5 इंपोर्टर और एक्सपोर्टर का नाम है। ठीक है, जो कि हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं या फिर हम उनके साथ ज़्यादा कर रहे हैं। ये टॉप 5 कंट्रीज़ हैं। तो क्या क्या हो गया, पहला टॉप इंपोर्टर चाइना से हम बहुत ज़्यादा मंगवा रहे हैं। इतना कितना, ऑलमोस्ट 15% ऑफ हमारा इंपोर्ट हम कहाँ से कर रहे हैं, 100 बिलियन के अराउंड हमारा चाइना से आ रहा है। उसके बाद रशिया से आ रहा है, उसके बाद यूएई, यूएसए, सऊदी अरेबिया। उसके बाद टॉप एक्सपोर्टर मतलब हमारे यहाँ से सामान जा रहा है, हम यूएसए पे जा रहा है, उसके बाद यूएई जा रहा है, नेदरलैंड, चाइना। ठीक है, आप यहाँ पर चाइना और इंडिया का कंपैरिजन देख सकते हो। हमारे यहाँ से अगर 100 बिलियन का हम सामान चाइना से खरीद रहे हैं, तो हम सिर्फ 16 बिलियन का सामान चाइना भेज रहे हैं। दैट्स ए ह्यूज गैप ऑलमोस्ट। तो ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023, क्योंकि 24 का अभी तक रिलीज हुआ नहीं है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 के हिसाब से इट्स गिव द रैंक, इंडिया की रैंकिंग कितनी है, 111, इजी टू रिमेंबर, आउट ऑफ 121, 125। ठीक है, सो और क्या है, इट इंडिकेट्स द हंगर सीवियरिटी ऑफ, हमारे लेवल क्या है, सीरियस लेवल है हमारा। सीवियरिटी कितनी है, सीरियस है, और नंबर कितना है, 111 है फॉर द कंट्री। दिस इज ऑल्सो मार्क्स ऑफ फॉल फ्रॉम द प्रीवियस ईयर रैंक 107। ये थोड़ा मतलब पिछले साल 107 था, अभी 111 हो गया, तो बढ़ गया थोड़ा सा। हाँ, इंडिया GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज दिस, स्कोर हमारा इतना है आउट ऑफ 100, वेयर 0 इज़ द बेस्ट एंड नो हंगर एंड 100 इज़ द वर्स्ट। सो 2020 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर जो पूरे वर्ल्ड के लिए था वो इतना था 18.3, और इंडिया का कितना था 28, मतलब कि 10 पॉइंट के अराउंड डिफरेंस था, विच इज़ कंसिडर्ड द मॉडरेट। 18 पॉइंट को मॉडरेट मान रहे हैं इधर, और 28 को हम यहाँ पे सीरियस मान रहे हैं, जो कि इंडिया की कंडीशन है। ओके, so the region with the highest hunger level in the world are South Asia एंड सब सहाना अफ्रीका। ये दोनों रीजन है जहाँ पर हंगर इंडेक्स की ज़्यादा मतलब कि सीरियस केसेस माने जा रहे हैं, या फिर ज़्यादा हंगर केसेस पाए जा रहे हैं। ओके, तो दूसरा हमारा इंडेक्स आ जाता है पीस इंडेक्स, शांतिपूर्ण देश। ठीक है, कौन सा है, सबसे पहले हमारा आइसलैंड है, उसके बाद आयरलैंड है, ऑस्ट्रिया है,
ओके, तो ये 3 याद रख लो, ये 5 टॉप 5 कंट्री आप आराम से याद रख सकते हो। तो आई वाले पहली कंट्री आ गए 2, तो हमेशा ये ईज़ी टू रिमेंबर, आइसलैंड, आयरलैंड। उसके बाद इंडिया की कंट्री, इंडिया की रैंकिंग है 116। ओके, तो दूसरा हम चल सकते हैं यहाँ पर, ये है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स मतलब कि यहाँ की हमारा जो एक कंट्री की वहाँ की जो प्रेस होती है या फिर जो वहाँ पे न्यूज़ रिपोर्टिंग एजेंसीज होती हैं, वो उनके हाथ में कितना फ्रीडम है, वो कितना अपने नेचुरल, मतलब कि नेचुरल नहीं, मतलब कि वो कितना सच्चाई दिखा सकते हैं टीवी में ना, विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ये वो चीज़ को बताता है। तो इंडिया की कंडीशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब है, 159 है आउट ऑफ 180। मतलब कि यहाँ पे इसका ये डिनोट करता है कि हमारे यहाँ पे प्रेस जो है काफ़ी हद तक गवर्नमेंट के अंडर है, तो वो उनके पास फ्रीडम कम है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ये वो बताती है। और सबसे बेहतर जहाँ पर सबसे मतलब मैक्सिमम फ्रीडम है एक प्रेस के पास, वो कंट्री है नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, नेदरलैंड। तो आप हमेशा ये टॉप 5 याद रख लीजिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब हम चलते हैं मॉनेटरी पॉलिसीज बाय द आरबीआई। आरबीआई हमारे मतलब कि इन्फ्लेशन की को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी लाई जाती है गवर्नमेंट के, सेंट्रल बैंक के द्वारा। हमारे सेंट्रल बैंक है आरबीआई। और अगर इन्फ्लेशन को सही टाइम पे चेक नहीं किया गया तो महंगाई आकाश से ऊपर अंतरिक्ष तक चला जाएगा एकदम। तो इसको चेक करने के लिए या फिर उसको कंट्रोल में रखने के लिए आरबीआई क्या करती है, हमेशा हर 2 महीने में क्या करती है, वो रेट्स को फिक्स करती है, कुछ मॉनेटरी पॉलिसीज़ को। तो वो अभी हम स्टडी करते हैं थोड़ा। तो हाँ, द 49 मीटिंग, अभी ये रिसेंट है, जून महीने का ये डेटा है। जून में मैं ओरिजिनल ये डेटा उठाया हूँ डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट से आरबीआई के। सो वही हमें हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट से ही हर डेटा को क्रॉस चेक करना चाहिए। ओके, द 49th मीटिंग ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो कौन सा वाला मीटिंग था? 49th मीटिंग था। कॉन्स्टिट्यूशन ये उसका सेक्शन है, धारक कौन से धारक के अंदर आता है ये मीटिंग? ऑफ द रिजर्व बैंक इंडिया एक्ट, ये इस एक्ट के अंदर आता है, रिजर्व बैंक इंडिया एक्ट 1934। और 1935 में हमारा रिजर्व बैंक फॉर्मेशन हुआ था। ये एक फॉर्मूला, ये एक नंबर का क्वेश्चन पीजीडी में आ सकता है। आरबीआई का फॉर्मेशन हुआ था, आरबीआई 1935 में फॉर्मेशन हुआ था। ओके, सो वाज हेल्ड, ये अभी का जो मीटिंग हुआ था, ये उसका डेट है जून के महीने में। द गवर्नर, हमारे गवर्नर कौन है आरबीआई के? शक्तिकांत दास। होल्ड द पॉलिसी रेपो रेट रिमेन अनचेंज। ये पिछले बार भी रेपो रेट हमारा कितना था? इतना ही था, 6.5 रेपो रेट। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्या है? द आरबीआई ऑल्सो रिटेन जीडीपी ग्रोथ रेट फोरकास्ट इज 7% फॉर द, हमारा फोरकास्ट कर दिया है, हमारे जीडीपी का फोरकास्ट कितना है, कितना ज़्यादा ग्रोथ होएगा, 7% इन द अगले इस जो अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर में, जो कि 25 तक चलेगा। विद द जून क्वार्टर ग्रोथ में 7% होगा, और सितंबर वाले में क्वार्टर में कितना होगा? 6.9 होगा, 1% की घाटा होगा। ये प्रेडिक्ट फोरकास्ट है। In the third and the fourth quarter, the growth is expected to 7% each. Okay, this is the expected growth जो कि फ्यूचर में हो सकता है। और ये कुछ, ये बीच में रख देता हूँ, बेटर होगा। तो ये कुछ की इंडिकेटर्स है जिसको आरबीआई हमेशा चेक करती है, या फिर क्या करती है, मतलब कि हमारे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ये परसेंटेज को कंट्रोल करती है। अगर ये परसेंटेज को कंट्रोल करेगी तो इन्फ्लेशन चेक रहेगा, हमारी महंगाई कंट्रोल में रहेगी। ठीक है, तो सीआरआर, इन सब चीज़ों के ऊपर हम डिटेल में आगे वीडियो कभी लेके आएंगे, इन्फ्लेशन के ऊपर और भी बेहतर तरीके से वीडियो लेके आएंगे, सो दैट हर जो भी वीडियो देखता है उसको, ये एक आम आदमी को भी बहुत ईजिली ये सब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ओके, सीआरआर अभी भी 4% है, ये पहले भी यही था। एसआरआर, रेपो रेट 6 ये पहले से था, ये चेंज हुआ है, ये थोड़ा चेंज हुआ है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, ये भी सेम था शायद से। द बैंक रेट, ये पहले से भी इतना ही था। इसमें मैक्सिमम जो रेट है वो पिछले 2-3 बाय मंथली डेटा से पहले भी इतने ही थे। ओके, तो आगे पढ़ते हैं। द इंडियन इकोनॉमी एक्सपेंडेड बाय 7.8% इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024। तो पहले क्वार्टर में कितना था? 7.8 था, शार्पली अबव द इनिशियल फोरकास्ट इतना किया गया था, और 7.8 उसका रिजल्ट था। टू एक्सटेंड द ट्रेंड ऑफ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ फॉर द इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी के लिए काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रिजल्ट था सबके लिए। द रिजल्ट कन्फर्म दैट द इंडिया इज द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी लेड बाय द शार्प एक्सेलेरेशन। ये काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिव साइन है। मेजर इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड के लिए एक अच्छा मैसेज जाता है, फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए। ओके, द शार्प एक्सेलेरेशन ऑफ आउटपुट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 8.9 वर्सेज 0.9 इन द दिस
Okay, so still the GDP was significantly higher than still the GDP was significantly higher than the 6.3 growth in the gross value added in the final quarter of the financial year, indicating that the net direct index category. So आप इसको रेट करिएगा, बेशक इन सब डेटा को क्रॉस चेक भी करिएगा, मैं लिंक नीचे डाल देता हूँ, आप ज़रूर इन सबको पढ़िए समझिए और इन सब लिंक्स को ज़रूर चेक करिए, इन सब में और भी ज़्यादा डिटेल से दे रखा है मैंने, तो जुड़े रहिए, धन्यवाद।